मंत्रिपरिषद के साथी और इस विभाग के मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री कलराज मिश्र जी, श्री अनंत गीते जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विष्णुदेव साई जी, सचिव श्रीमती गौरी कुमार, राज्यों से आए हुए सभी मंत्री महोदय, उपस्थित सभी महानुभाव, श्रम एव जयते, हम सत्यमेव जयते से परिचित हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। और इसलिए श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। दुर्भाग्य से हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब उसका बड़ा गौरव माना गया। कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति घर में दरवाजे पर आकर के अगर बेल बजाता है, पूछने के लिए फलाने भाई है क्या, तो हम दरवाजा खोल कर आइए आइए बैठिए बैठिए, क्या काम था। लेकिन एक फटे कपड़े वाला गरीब इंसान घंटी बजाए और पूछता है फलाने है क्या, इस समय आने का समय है क्या, दोपहर को घंटी बजाते हो क्या, अभी जाओ बाद में आना। हमारा देखने का तरीका, सामान्य व्यक्ति की तरफ देखने का तरीका, क्योंकि हमने श्रम को प्रतिष्ठित नहीं माना है। कुछ न कुछ कारणों से हमें उसके नीचे दर्जे का माना है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से राष्ट्र को इस बात के लिए गंभीरता से सोचना भी होता है और इस स्थितियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अविरत प्रयास करना भी आवश्यक होता है। उन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये एक प्रयास है श्रमेव जयते। श्रम योगी, हमारा श्रमिक ये श्रम योगी है। हमारी कितनी समस्याओं का समाधान, हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक श्रम योगी के द्वारा होती है। और इसलिए जब तक हम उसकी तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, उसके प्रति हमारा भाव नहीं बदलते, समाज में हम उसको प्रतिष्ठा नहीं दे सकते। और इसलिए शासन की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है, कालबाह्य चीजों से मुक्ति की आवश्यकता होती है, नित्य नूतन प्राण के साथ प्रगति की राह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज जीवन में भी श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक की प्रतिष्ठा, श्रमयोगी का गौरव, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी भी है और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की आवश्यकता भी है। यह उस दिशा में एक प्रयास है। हम जानते हैं एक बेरोजगार ग्रेजुएट हो या एक बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ज्यादा से ज्यादा हम इस भाव से देखते हैं, अच्छा बेचारे को नौकरी नहीं मिली, बेचारे को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन गर्व करता है नहीं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, काफी अच्छा पढ़ता था। लेकिन कोई आईटीआई वाला मिले, नहीं यार वो आईटीआई में काम करता है, चलो यार वो तुम आईटीआई वालों चलो। यानी हमारी टेक्निकल एजुकेशन की सबसे एक प्रकार का शिशु मंदिर है, सबसे छोटी इकाई है।
लेकिन हमने पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना हीन भाव पैदा किया। जो बच्चा आईटीआई में पढ़ता है वो भी कभी रेल में बस में कोई मिल जाता है तो अपना परिचय नहीं देता है कहाँ पढ़ता है, उसको संकोच होता है, आईटीआई वो बोलना बुरा मानता है, उसको लगता है। आज हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और मैं इन सबको बधाई देता हूं जो आज हमारे इस क्षेत्र के एम्बेसडर बने हैं। अब इस क्षेत्र में हम एम्बेसडर के लिए किसी वो पढ़े लिखे व्यक्ति को ला सकते थे, कोई नट नटी को ला सकते थे, किसी नेता को रख सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जो स्वयं निर्धन अवस्था में बड़े हुए, आईटीआई से ज्यादा जिसको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उसी आईटीआई की शिक्षा के बलबूते पर आज वो इतनी ऊंचाइयों को पार गए कि खुद भी हजारों लोगों को रोजगार देने लग गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईटीआई में प्रशिक्षण पाया, लेकिन उसी बदौलत अपनी जिंदगी को बना दिया। हर आईटीआई पढ़ने वाला, हर श्रमिक, भले आज उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी न किसी सामाजिक आर्थिक कारणों से बहुत ही सामान्य अवस्था से हुई हो, लेकिन उसका भी हौसला बुलंद होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग। देखिए कितने लोग हैं बहुत आगे निकले हैं। जब तक हमारे एक सामान्य से सामान्य नागरिक के अंदर भीतर विश्वास पैदा नहीं होता है, वो अपने आप को कोसता रहता है, तो उसकी जिंदगी खुद पर ही बोझ बनती है, परिवार के लिए बोझ बनती है, देश के लिए भी बोझ बनती है। लेकिन उसके पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें भी गौरव के साथ अगर जीता है तो वो औरों को भी प्रेरणा देता है। और इसलिए एक युवा पीढ़ी में विश्वास और भरोसा पैदा करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए एक ऐसे प्रयास को हमने प्रारंभ किया है। और बाहर का कोई व्यक्ति उपदेश देगा तो उसको ठीक है साहब, अब आप तो बहुत बड़े बन गए और मेरा हौसला बुलंद कर रहे हो, लेकिन उसी में से कोई बड़ा होता है तब जाकर अच्छा भाई वो भी बना था, वो भी कि मैं आईटीआई में टर्नर था और वो भी लाखों लोगों को रोजगार देता है, ठीक है मैं भी कोशिश करूंगा। आखिरकार यही सबसे बड़ी ताकत होती है। और उस ताकत को जगाने के लिए ये एम्बेसडर्स, मैं तो चाहूंगा कि ऐसे सफल लोग हर राज्य में होंगे, हर राज्य में ऐसे सफल लोगों की गाथाओं की किताब निकले, पोर्टल पे उनके जीवन रखा जाए कि भी कभी आईटीआई पढ़े थे लेकिन आज जीवन में इतने सफल हुए हैं। तो इस क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग हैं हमारे गरीब, उनका विश्वास पैदा होगा। और हर बार ऐसे लोगों को सम्मानित करना, उनको कोई तालुका का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई जिले का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई राज्य का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, कोई राष्ट्र का ब्रांड। धीरे 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 इस परंपरा को विकसित करना है मुझे, नीचे तक उसको परकोलेट करना है, उसका एकदम से हॉरिजॉन्टली उसको काफी स्प्रेड करना है। मैं चाहूंगा सब राज्य से हमारे मंत्री महोदय आए हैं, वो उस दिशा में उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ न कुछ करेंगे। उसी प्रकार से आईटीआई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो प्राणहीन हो। कभी कभार कागजी लिखापट्टी में जो विफल रहते हैं उनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने उसको दिया होता है कि मैकेनिकल वर्क में, टेक्निकल वर्क में वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। हमारी आईटीआईज में ऐसे जो होनहार लोग हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। अगर 2 घंटे बाद में उसको आईटीआई में बैठ करके मशीन पे काम करना है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। यहां कुछ लोगों को इसके लिए अवार्ड दिया गया कि अपना टेम्परामेंट होने के कारण इस व्यवस्था का उपयोग करते हुए उन्होंने कोई न कोई नई चीज, इनोवेशन के लिए कोशिश की, कुछ नया प्रयास किया। एक डिसिप्लिन में गया लेकिन मल्टीपल डिसिप्लिन को ग्रास्प करने की उसके अंदर ताकत थी। ये जो किताबी दुनिया से बाहर इंसान की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमारी आईटीआई इसको पहचाने, उस दिशा में एक प्रयास करने का इसमें प्रयास हुआ है और उस प्रयास का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं 27,000 करोड़ रुपया ऐसे ही पड़ा है,
तब ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अखबार में आ जाता है सरकार सोई पड़ी है, नेता क्या कर रहे हैं, भाषण कर वगैरह वगैरह, लेकिन उसका 27,000 करोड़ का कोई उपाय नहीं निकलता है। पड़ा है क्या, क्या करे साहब, कोई लेने वाला नहीं आता है। मैं हैरान हूं, हमारे देश में मोबाइल फोन, आप स्टेट बदलो वो नंबर चल जाता है, आप दूसरे देश चले जाओ नंबर बदल जाता है। सर्विस प्रोवाइडर इस राज्य में है, दूसरे राज्य में नया सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो प्रोवाइडर आपका कनेक्टिविटी दे देता है। मोबाइल फोन वाले के लिए सब सुविधाएं हो सकती हैं, एक गरीब इंसान नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जाए, उसको वो लिंक क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसी सवाल ने मुझे झकझोरा और उसी में से रास्ता निकला है कि अगर उसके साथ एक परमानेंट नंबर लग जाएगा, वो कहीं पर भी जाए अकाउंट उसके साथ चलता चला जाएगा, फिर उसका पैसा कभी कहीं नहीं जाएगा। इस प्रयत्न के कारण ये 27,000 करोड़ रुपए जो पड़े ना, जिन किसी न किसी गरीब के पसीने के पैसे हैं, वो सरकार की मालिकी के पैसे नहीं है। मुझे उन गरीबों को पैसा वापस देना है और इसलिए मैंने खोज शुरू की इस अकाउंट नंबर से। वैसे कोई सरकार 27,000 करोड़ की स्कीम लगा दे तो हो सालों भर चलता है, वाह कैसी योजना लाए, कैसी योजना लाए, लेकिन योजना का कौन क्या हुआ कोई पूछता नहीं है। ये ऐसा काम है जो दुनिया कहते हैं ना मोदी का क्या विजन है, उनको दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि वो विजन देखते देखते उनके चश्मे के नंबर आ गए हैं, इसलिए उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इससे बड़ा कोई विजन नहीं हो सकता है कि 27,000 करोड़ रुपया गरीब का पड़ा है, गरीब की जेब में वापस जाए। इसके लिए कहीं तो शुरू करें। हो सकता है कुछ लोग नहीं होंगे जिनका रहे नहीं होंगे, एक सही दिशा में प्रयास है, उसमें बैंकिंग को जोड़ा है, इंडस्ट्रियल हाउसेस को जोड़ा है, और उस व्यक्ति को भी इसका मिल रहा है। और देखा होगा आपने, योजना दिया जला करके लॉन्च नहीं की गई है, योजना किसी किताब का फोल्डर खोल करके नहीं की गई। एक्चुअली योजना में उन सबको एसएमएस चला गया है, लाखों लोगों को, और योजना लागू हो गई है, यानी पूरी मेहनत पहले पूरी कर दी गई है, बाद में उसको लाया गया है। वर्क कल्चर कैसे बदला जाता है इसका नमूना है। वरना क्या होता, आज हम लॉन्च करते, फिर 4-6 महीने के बाद रिव्यू करते, 1 आध साल के बाद हम आते, अब हो गया है, तो योजना वहीं की भी रह जाती। पहले पूरा करो, उसके बाद लोगों के पास ले जाओ। ये प्रयास किया है। मैं इसके लिए मंत्रालय को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एडवांस में उन्होंने काम किया है। उसी प्रकार से हमारे देश का एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जो सरकार में बैठे हैं, हम मानते हैं हमारे साथ ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, हमसे ज्यादा समझ किसी को नहीं है, हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, हमसे ज्यादा देश की परवाह किसी को नहीं है। ये गलत सोच है। 125 करोड़ देशवासियों पर हम भरोसा करें। सरकार आशंकाओं से नहीं चलती है, सरकार प्रारंभ भरोसे से करती है। और इसलिए आपने देखा होगा, अंग्रेजों के जमाने से एक व्यवस्था चलती थी कि आपको कोई सर्टिफिकेट को जेरोक्स करके कहीं भेजना है तो गैजेटेड ऑफिस का साइन लेना पड़ता था। हमने कहा है, मुझे समझ नहीं आती है कि तुम तो बेईमान हो, गैजेटेड ऑफिसर ईमानदार है, ये किसने तय किया? ये किसने तय किया? और इसलिए मैंने कहा तुम खुद ही लिख के दे दो हमारा सर्टिफिकेट सही है और दे दो, और वो मान्य हो जाएगा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये वो बड़े विजन में नहीं आया होगा, क्योंकि 60 साल में वो विजन किसी को दिखाई नहीं दिया है। लेकिन घटना भले छोटी हो, लेकिन उस इंसान को विश्वास पैदा होता है, हां ये देश मेरे पे भरोसा करता है, मेरा सर्टिफिकेट है और मैं कह रहा हूं मेरा है तो मानो ना। जब नौकरी देते हो तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख लेना। और इसके कारण ये जो बेचारों नौजवानों को रोजगार लिया कुछ लेना है तो अपना
कॉपी सर्टिफाई कराने के लिए इतना दौड़ना पड़ता था, हमने निकाल दिया। इसमें भी हमने उद्योगकारों को कहा है, जो एम्प्लॉयर है, वो बड़े बड़े उद्योगकार नहीं, छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, किसी के यहाँ 3 एम्प्लॉय है, 5 है, 7 है, 11 है, 18 है, ऐसे लोग हैं, और 50 प्रकार के डिपार्टमेंट उसका गला पकड़ते हैं, 50 प्रकार के उसको फॉर्म भरने पड़ते हैं। दुनिया बदल चुकी है। आखिरकार मैंने मंत्रालय को कहा, मैंने भाई ये सब बदलना है। मैंने तो इतना ही कहा है, बदलना था, लेकिन क्या बदलना है। मंत्रालय ने मेहनत की, अफसरों ने लगातार काम किया, और आज 16 बताया आपने, 16 में से 16 अलग अलग प्रकार के फॉर्म हो रही है। एक फॉर्म शायद 4-4, 5-5 पेजेज का होगा, उन सबको हटा करके अब एक बना दिया गया, और वो भी ऑनलाइन। और अब किसी को और को जरूरत होगी तो उस नंबर पे जांच करेगा तो सब वहां उपलब्ध होगा। अब वो बार बार उसको पूछने नहीं जाएगा क्या करोगे तुम। ये जो सुविधाएं हैं, और यही तो मैक्सिमम गवर्नेंस है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है? यही है कि अब उनकी सारी झंझटें खत्म हो गई और उन्होंने कह दिया ये है हमारा, हो जाएगा। एक बड़ी समस्या रहती है इंस्पेक्टर राज। ये ऐसा शब्द है जो मैं तो छोटा था तब से सुनते आया हूं। तब तो मुझे लगता है शायद पुलिस वालों के लिए कहते हैं, क्योंकि तब तो मुझे मालूम है, मैंने तो इंस्पेक्टर है ना, हम पुलिस समझते थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझने लगे, पता चला सा ये दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, हर गली मोहल्ले में है। क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? और इसी में से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हम लाए। और मैं मानता हूं ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, इकोनॉमिकल गवर्नेंस भी है। एट द सेम टाइम ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के लिए भी कुल मिलाकर के एक विश्वास पैदा करता है। अब कंप्यूटर ड्रॉ तय करेगा कि कल तुम्हें इंस्पेक्शन कहां करना है, और कंप्यूटर में ड्रॉ होगा तो पता होगा इतने बजे ड्रॉ हुआ, इंस्पेक्शन कितने बजे किया, वहां से एसएमएस जाएगा, पता चलेगा कि महाशय कब पहुंचे, और 72 आवर्स में वो अपना जो भी रिपोर्ट करना है उनको ऑनलाइन कर देना पड़ेगा। और इसके कारण मैं नहीं मानता हूं कि जो हैरेसमेंट वाला मामला है वो भी रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती खूब करते हैं, चोरी बहुत करते हैं, और फिर गाली इंस्पेक्टर को देते हैं, देखो आकर के मुझे परेशान है। तो दोनों तरफ से गड़बड़ होती है। ये दोनों तरफ की गड़बड़ का निराकरण है इसमें, और स्वाभाविक है इसके कारण एक वाइड स्प्रेड एक्टिविटी होगी। मुझे अभी भी कोई समझ नहीं, मैं कभी सोचता हूं, हम कार खरीदते हैं, हमारी कार का ब्रेक ठीक है कि नहीं है, एक्सीलेटर ठीक है कि नहीं है, गियर बराबर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सरकारी कोई अफसर आकर के इंस्पेक्ट करता है क्या? हम ही करते हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है भाई मुझे जीना मरना है तो मैं गाड़ी मेरी ठीक रखूंगा। ऐसे फैक्ट्री वाले को मालूम है भाई मेरा बॉयलर मैं ऐसे थोड़ा रखूंगा जिसके कारण मैं मर जाऊं, तो हम उसमें भरोसा करें भाई तुम अपना बॉयलर का सर्टिफिकेट लेकर के सरकार में जमा करा दो, तुम्हारा बॉयलर ठीक है, तुम आगे बता दो बस। मैं तो हैरान हूं, कभी किसी जमाने में एक बड़े शहर में 1 या 2 लिफ्ट हुआ करती थी, बड़े शहरों में जिस जमाने में लिफ्ट शुरू हुई। अब सरकार ने लिफ्ट की इंस्पेक्शन, सरकार म्युनिसिपैलिटी ने अपने पास रखा। अब हर जगह पे लिफ्ट होने लगी, अब इंस्पेक्टर एक है और लिफ्ट का परीक्षण उसको करना पड़ता है, वो कहां से करेगा? जो सोसाइटी वालों को बोलो भाई तुम 6 महीने में एक बार चेक कराओ, हमको चिट्ठी लिख दो कौन किसने चेक किया और तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेटर भेज दीजिए, क्योंकि वो भी तो नहीं चाहता ना लिफ्ट में मरना। हम उसको जितना जोड़ेंगे, उसका जितना भरोसा करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं कम होती जाएगी और लोग अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं। उस दिशा में काम करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास ये सुविधा पोर्टल के माध्यम से किया गया है। इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन की नई टेक्नोलॉजी एडेड व्यवस्था की गई है, और उसके कारण मुझे विश्वास है कि हम जो ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, आखिरकार मेक इन इंडिया को सफल करना है तो ईज ऑफ बिजनेस इस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है।
ईज ऑफ बिजनेस प्रमुखतया शासन की जिम्मेवारी होती है। उसकी कानूनी व्यवस्थाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी स्पीड, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए ईज ऑफ बिजनेस मेक इन इंडिया की प्रायोरिटी है। उसी प्रकार से हम उद्योगकारों के कहने पर और से उनके आग्रह पर या उनकी सुविधा के लिए लेबर के लिए सोचते रहेंगे तो कभी लेबर को हम न्याय नहीं दे पाएंगे। हमने लेबर समस्या को लेबर के नजर से ही देखना है। श्रमिक की आंखों से ही श्रमिक समस्या देखनी चाहिए। उद्योगकार की आंखों से श्रमिक की समस्या नहीं देख सकते हैं। और इसलिए श्रमिक की आंखों से श्रमिक की समस्या देख करके उसके जीवन में सुविधाएं कैसे बढ़े, वो अपने हकों की रक्षा कैसे कर पाए, जो चीजें उसको, अब देखिए परंपरागत रूप से हमारे यहां कुछ लोगों को बहुत काम आता है, लेकिन वो किसी व्यवस्था से नहीं निकला है, इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों ना हम जो अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ सीखा है, मान लीजिए किसी के यहां प्यून के नाते काम करता है, लेकिन प्यून का काम करते करते उसको ड्राइविंग सीख लिया, आ गई ड्राइविंग, लेकिन चूंकि बेकायदे के पास ड्राइविंग के लिए सर्टिफाइड व्यवस्था नहीं है, कहां सीखा क्या नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस लेने की दिक्कत है, इसलिए कोई उसको ड्राइवर रखता नहीं। पूछते हैं यार पहले कहीं ड्राइवरी की थी यार, मिलता नहीं। क्यों ना हम इस प्रकार के लोगों के लिए कोई व्यवस्था खड़ी करें कि जो अपनी ताकत से, अपने रूप से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, परंपरा से किया है, उसके वैल्यूएशन के लिए काम किए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि वो फिर एक अथॉरिटी के रूप में जाएगा, हाँ भाई मैं कंस्ट्रक्शन में इन 4 कामों को मास्टरी है मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ काम है, और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ने मुझे दिया हुआ है, तो उसको तुरंत, वरना वो क्या होगा, अनस्किल्ड लेबर में बेचारा जिंदगी काटता रहता है, जबकि है स्किल्ड लेबर, वो उसके पास किताबी ज्ञान से ज्यादा स्किल है। ये जो अनस्किल्ड में से स्किल्ड में लाना, ये जो ब्रिज है वो इंसान खुद नहीं निकाल सकता। उसके लिए सरकार ने एक लंबी सोच के साथ चिंता करनी पड़ेगी। उस चिंता को पूरा करने का हमारा प्रयास इन प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए अब मुझे बताइए, हमारे देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, उद्योगकारों को लोग चाहिए। हम चाहते हैं कि नौजवान बेचारा जो फ्रेश निकला है उसको कहीं ना कहीं तो एक्सपोजर मिलना चाहिए, प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। वो उद्योगकार उसको घुसने नहीं देता है। क्यों भाई, वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा, तुम बाहर रहोगे, तुम आओगे तो मेरे किताब में ऐसा भर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं उसमें से बाहर ही नहीं निकलूंगा। वो सरकारी डर से आने नहीं देता, करता है तो कभी बेईमानी से करता है। क्यों ना उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारे अप्रेंटिस जो हमारे नौजवानों को अवसर मिले। एक बार अवसर मिलेगा तो जो क्वालिटी मैन पावर है वो अपने आप ऊपर आएगा, उसको अच्छा स्कोप मिल जाएगा और देश की जो रिक्वायरमेंट उस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इसीलिए जैसा मंत्री जी ने बताया, पार्लियामेंट में इस बात को किया, जो 4 लाख अप्रेंटिस से 93 लाख में चले। अब आप बताइए कितने नौजवानों को ऐसे छोटे हर्डल्स है, उनको भी अगर संबोधन अब कर दिया जाए तो हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं, ये हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए सरकार ही देश चलाए, उस मिजाज से हमें बाहर आना है। देश के सब मिलकर के देश को चलाए, उस दिशा में हमें जाना है। और इसी के लिए सबकी भागीदारी के साथ, सबको साथ जोड़ करके काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। और इसलिए हमें एक तो वो तैयार करना है जनरेशन को, नई जनरेशन को जो जॉब क्रिएटर हो, और दूसरी वो जनरेशन हो जो जॉब क्रिएटर नहीं बन सकती है, लेकिन कम से कम लोग उसको जॉब के लिए ढूंढते आ जाएं, इतनी कैपेसिटी वाला वो नौजवान तैयार हो। और उन बातों को लेकर के अगर हम चलते हैं और इस प्रकार का एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में,
हम उसी को आज से ही तैयारी करते हैं तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं कई ITI के ऐसे स्टूडेंट जानता हूं जिनको विदेशों में, खास करके गल्फ कंट्रीज में, 1-1, 2-2 लाख रुपए के पैकेज के साथ काम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं उनको, क्योंकि इस प्रकार के वर्क फोर्स की बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। हम इन बातों पर ध्यान देंगे और हमारी कोशिश ये है कि हमने उस दिशा में प्रयास शुरू किया है। और आज एक साथ, वैसे ये एक योजना ऐसी है कि हर महीने एक लॉन्च करते तो भी बहुत बड़ा काम दिखता, लेकिन मुझे 5 साल में काफी काम करने हैं, इसलिए मैं एक दिन में 5-5 काम निपटा रहा हूं। जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं में ये ITI के नौजवानों में विश्वास भरिए। आप बात कीजिए उनसे, मिलिए, आप देखिए क्या, कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करने सीखे। कभी कभार मुझे विचार आता है, कोई बढ़िया सा शर्ट खरीदा हो, पहन करके दफ्तर गए हो या समारोह में गए हो, तो 5-10 दोस्त पूछे, वाह क्या बढ़िया शर्ट है, क्या बढ़िया शर्ट है। कॉलेज में गए हैं, बहुत बढ़िया टी-शर्ट पहन के गए, तो वाह, सब लोग देखते, वाह क्या है। फिर तो सेल्फी भी निकाल देता है, सर्कुलेट भी कर देता है। लेकिन क्या कभी सोचा, क्या मेरे जेब में पैसे थे इसलिए शर्ट आया? क्या मेरे पिताजी ने 2-4 हजार रुपया मेरे पॉकेट खर्च के लिए दिया था, उसके लिए शर्ट आया? नहीं, मेरे पैसों के कारण मेरा शर्ट नहीं आया है। मेरा शर्ट इसलिए आया है कि किसी गरीब किसान ने मई जून की भयंकर गर्मी में खेत जोता होगा, कपास बोया होगा, बारिश में भी रात भर काम किया होगा, तब जाकर के कपास हुआ होगा। किसी गरीब मजदूर ने उसमें से धागा बनाया होगा, किसी बुनकर के उसको कपड़े में परिवर्तित किया होगा, किसी रंगाटी ने अपनी जिंदगी के रंग की परवाह किए बिना, शरीर के रंग की परवाह किए बिना, हाथ कितने ही रंगों से रंग क्यों न जाए, उस कपड़े को अच्छे से रंगा होगा। कोई दर्जी होगा जिसने उसको सिलाई की होगी, कोई गरीब विधवा होगी जिसको अपनी बेटी की शादी करवानी है, इसलिए रात रात बुढ़ापे में भी उन कपड़ों पर घाच बटन किया होगा। कोई धोबी होगा जिसने बढ़िया सा प्रेस किया होगा, कोई पैकेजिंग करने वाला बच्चा मजदूर होगा, उसने बेचारे ने जाकर के पैकिंग का काम किया होगा, तब जाकर के एक शर्ट बाजार में आकर के मेरे शरीर पर आया होगा, मेरे पैसों के कारण नहीं आया। शर्ट मेरे पैसों से नहीं निकलता है। अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी गरीब के परिश्रम का परिणाम होता है। और इसलिए समाज के इन श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रमयोगी राष्ट्र योगी बनेगा। ये श्रमयोगी राष्ट्र निर्माता बनेगा। और उसी दिशा में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज एक बहुत अहम कदम कोई और हम आगे बढ़ रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करेगा, विश्व को भारत में लाने के लिए निमंत्रण देने का लिए मेरा श्रमिक खुद भी एक शक्ति बन जाएगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।